तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का एक टॉपिक है चीफ मिनिस्टर्स, और उसी से जुड़ा हुआ एक विषय है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसको एक सामान्य तरीके से हम लोग देखते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक को एक विशेष कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। कल हम लोग गवर्नर पढ़े थे, और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स का जो रिलेशंस है वही इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए जब हम लोग आर्टिकल 163 का अध्ययन करते हैं और उसकी तुलना आर्टिकल 74 से करते हैं, तो इन दोनों में हमें बराबरी दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि दिखता ये है कि केंद्र में राष्ट्रपति की तुलना में राज्य में राज्यपाल ज़्यादा शक्तिशाली है एग्जीक्यूटिव मामले में। तो इसी कंटेक्स्ट में आज का क्लास रहेगा और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। और एक नया एंगल ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस टॉपिक का कि राज्यपाल को जिस सिर्फ हम एक मुखौटा या रबर स्टैंप के रूप में देखते हैं, तो आज के क्लास में ये प्रूफ होगा कि नहीं, राज्यपाल एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि वास्तविक ये है कि वो संघीय ढांचा के अंदर एक ऐसा पिलर है जो केंद्र और राज्यों के बीच वास्तव में एक संतुलन का काम करता है, बैलेंस का काम करता है। शांति के पीरियड जब उसको रहते हैं तब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वो नहीं करता है, और हमें महसूस होता है कि राज्य एक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है। लेकिन जब वही कोई आपात स्थिति, इमरजेंसी की पीरियड आ जाती है, तो वैसे पीरियड में वो देश की एकता, अखंडता को निभाने के लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी का पालन करने के लिए वो अपनी असल भूमिका में आता है और देश को अक्षुण्ण रखने का, इंटीग्रेट रखने का कोशिश करता है। तो ये कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है इस पोस्ट के बारे में, बल्कि पॉजिटिव अप्रोच है। और जो अनुच्छेद 1 है हम लोगों के संविधान का, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के संघ का कंसेप्ट दिया गया है, उसको बहुत जगहों पे मजबूत करने की कोशिश की गई है। उसमें से एक स्थान ये भी है। पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अलग अलग सबको पढ़ लिया जाए, बल्कि पॉलिटी पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम कंपैरेटिवली स्टडी करें, कुछ नई चीज़ खोज करके निकालें। तो उसमें से एक नई चीज़ पढ़ाई के दौरान ये खोजा जा सकता है कि आखिर कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जिस प्रोविजंस के कारण जो यूनियन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है वो बना रहता है, और देश आज तक आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कोई भी स्टेट डिक्लेयर रूप से ये नहीं कहा है कि हमको भारत से अलग किया जाए। और इसके पीछे कॉज ये है कि सभी लोग, जो राजनीतिक दल के लोग हैं या इस विचारधारा के लोग हैं, वो जानते हैं कि इस मौजूदा संविधान के रहते हुए हम इस देश की एकता को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस विचारधारा का, इस थॉट का एक झलक हमें जो ये पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी मिलता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि उस टॉपिक के लिए इस एक पार्टिकल्स को अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी मौका मिले आपको तो उस इंटीग्रेशंस में इस चीज़ को भी शामिल कीजिएगा। बात समझ में आई? तो जहाँ तक चीफ मिनिस्टर्स का प्रश्न है, तो हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, और इसमें देखेंगे कि कौन सी बातें इसमें हम लोग डाल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर्स के इंट्रोडक्शंस में क्या बताया जा सकता है, ये एक प्रश्न है, उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं कि केंद्र के समान जिस प्रकार से केंद्र है
राज्यों में भी हम लोगों ने जो शासन व्यवस्था अपनाया है वो संसदीय शासन व्यवस्था ही अपनाया है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ही हम लोगों ने अपनाया है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की एक विशेषता है कि इसमें दो अध्यक्ष, यहां अध्यक्ष का मतलब होता है हेड का कंसेप्ट है। एक हेड को बोलते हैं राज प्रधान, यानी स्टेट हेड, और दूसरे को बोलते हैं शासन प्रधान, यानी गवर्नमेंट हेड। बात समझ में आई? अब राज प्रधान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके क्या मीनिंग्स हैं? और शासन प्रधान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके क्या मीनिंग है? तो राज प्रधान कहने का अर्थ हुआ कि जिसके नाम पर शासन होता हो, जिसके नाम पर शासन होता हो, उसको बोलेंगे राज प्रधान। और शासन प्रधान का मतलब होता है कि जो शासन करता हो, जो शासन करता हो। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो राज प्रधान होता है, जो राज प्रधान की जिसकी भूमिका होती है, उसे संवैधानिक प्रधान कहेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जो शासन प्रधान होता है वो एक्चुअली में वास्तविक प्रधान कहलाता है। वास्तविक प्रधान यानी रियल हेड। तो ऐसी स्थिति में जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन हो जाएगा यहां? तो राज्यपाल, यानी गवर्नर। और जो वास्तविक प्रधान है वो कौन हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं आप? इस भावना को समझ रहे हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं? जो यहां स्टेट्स में, इंडिया में जिस टाइप का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स है, वो जिस तरीके से सेंट्रल में जिस टाइप के गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है वही राज्यों में भी किया गया है। तो सेंट्रल में कौन सा किया गया है? तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को। तो स्टेट में भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही है। और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से इस टॉपिक के मुताबिक जो प्रमुख विशेषता है कि इसमें टू हेड का कंसेप्ट पाया जाता है। यानी जो शासन व्यवस्था होता है उसमें दो अध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष जिसको राज प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और दूसरा जिसको शासन प्रधान, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जो राज प्रधान होता है उसके मीनिंग्स क्या होता है
कि जिसके नाम पर शासन किया जाए। अगर वो साइन नहीं करे तो शासन का काम नहीं चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं राज प्रधान। और शासन प्रधान का मतलब कि जो शासन करे। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की ये विशेषता है। अगर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट से इसका कंपैरिजन करें, इसका तुलना करें, तो वहां हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही होता है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ द स्टेट भी है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रधान है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शासन चल रहा है उसका भी प्रधान है। लेकिन ब्रिटेन में अगर हम जाते हैं तो वहां पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और वहां क्या है कि वहां दो हेड है। एक स्टेट का हेड यानी राज्य का प्रधान, जो वहां का सम्राट होता है, जो वंशानुगत है, क्योंकि सारा काम उसी के नाम से होता है। लेकिन जो रियल हेड है वो शासन का प्रधान, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो हम लोगों ने चूंकि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, इसीलिए हमारे केंद्र में भी उसी प्रकार का शासन है और हमारे राज्यों में भी उसी प्रकार का शासन है। तो इस तरह से शब्दावली के आधार पे आपके बात में इंट्रोडक्टरी क्लास में इतनी बातें रहनी चाहिए। अब जो शुरू में हमने आपसे बात कहा था कि ये सिंपल क्लास नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा हटकर होगा। और हट करके क्या होगा कि जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, यानी जो एक्चुअल कंडीशन है, वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और किस कंटेक्स्ट में? तो रियल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के स्टेट में। ठीक है, ये वास्तविक स्थिति रियल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के कंटेक्स्ट में हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। और वो बात किस परिवेश में होगा? तो दो परिवेश में होगा, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। तो सेंटर में रियल हेड कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है ना साहब। और स्टेट में रियल हेड कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। यहां कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? तो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। और यहां कौन है? तो गवर्नर है। अब देखिए, हमें कहना जो है वो ये कि इसके बीच जो संबंध निर्धारित हो रहा है वो आर्टिकल 74 के तहत। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है वो आर्टिकल 163 के तहत। हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंटेक्स्ट में ये जो आपका व्यक्ति है गवर्नर, ये मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट है। किस कंटेक्स्ट में? सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर के कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 74 और
163 के कंटेक्स्ट में। कैसे? तो जो 74 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये बाउंड है, बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ कैबिनेट। यानी जितना भी केंद्र सरकार के काम होंगे वो इस अनुच्छेद के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेगा राष्ट्रपति को, उस एडवाइस को उसको मानना पड़ेगा। उसमें 42वें और 44वें संशोधन में परिवर्तन किया गया। 42वें में क्या किया गया कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को, चाहे वो प्रस्ताव अधिनियम के रूप में हो या और कोई प्रस्ताव हो, उस पर पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए लौटा सकती है। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में ये कर दिया गया कि लौटाए जाने के पश्चात वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो इस तरीके से जो शुरू की स्थिति थी 1976 से पहले की, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को थोड़ा पावरफुल बना दिया गया, ये अधिकार दे करके कि वो लौटा सकता है रिकंसीडर के लिए। लेकिन फिर 77 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये बैन कर दिया गया राष्ट्रपति को कि अगर रिकंसीडर के बाद आपके पास लौटाया जाता है तो आप उस पर अपनी सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। हाँ 78 वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी। तो उतना आप लोग जानते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट को देखते हैं 163 में। तो 163 जो सुपीरियर बना देता है गवर्नर को कि इसके दो भाग हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि उसमें इसको विवेकाधिकार प्राप्त है। बात समझिए, एक विवेकाधिकार, डी सेक्टेनियरी पावर बोलते हैं इसको, है? विवेकाधिकार है? डिस बोलिए, स्पेलिंग बोलिए, हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। डिस स्पेलिंग बोलिए, CR डिस्क्रेशनरी पावर, ठीक है, हो गया। तो ये जो विवेकाधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। और इस विवेकाधिकार के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको कि कौन कौन से विवेकाधिकार है। तो ये लिखना पड़ता, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपको यूं ही बता दे रहे हैं। जैसे
कि कोई विधेयक ऐसा हो जो अंतरराज्यीय व्यापार के बारे में प्रावधान करता हो, यानी इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में। तो ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा बिल कोई भी विधानसभा में पास होगा तो राज्यपाल का अधिकार है कि राष्ट्रपति के कंसिडरेशंस के लिए उसको रख लें। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल अगर पेश होते हैं जो संविधान के कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है, और उस समवर्ती सूची के विषय में राज्यपाल को यह अधिकार ये लगता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो सकता है, तो ऐसे बिल को भी, ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति के सहमति के लिए, कंसिडरेशंस के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल्स एरिया हैं, और जो जहां जहां हैं, जैसे असम में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। इन सभी क्षेत्रों में जनजातीय या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, जिसका वर्णन संविधान की अनुसूची 5 और 6 में है, वो स्टेट गवर्नमेंट से गाइड नहीं होता है। उस पर पूरा पूरा अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल का होता है। तो उससे संबंधित कोई भी विधेयक हो या कोई एग्जीक्यूटिव वर्क ही हो, तो उसको गवर्नर रोक सकता है, कंसिडरेशंस के लिए रख सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में जनजातीय विकास परिषद, ट्राइबल्स डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया है। जहां जहां ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल है, उस स्टेट में स्टेट के अंदर स्टेट, यानी गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट है, और इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में, यानी स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइबल काउंसिल के बीच में जो कलेक्शंस ऑफ टैक्स होता है, उसका बंटवारा होता है, और ये बंटवारा करने का पूरा पूरा अधिकार गवर्नर को होता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो जो स्टेट का यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मालिक राष्ट्रपति होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो समझ जाइए कि 75% गवर्नर के कंट्रोल में रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ फाइनेंस ही स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी अपॉइंटमेंट के लिए रेगुलेशन बनाना, यूनिवर्सिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, एग्जामिनेशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये सारा का सारा काम ऑफिस ऑफ द गवर्नर के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर सामान्य स्थिति है तब कोई बात नहीं, विशेष स्थिति आ गई, यानी राज्य सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जो संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सोल के तहत नहीं काम कर रहा है, तो वैसे स्थिति में वो रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल कर सकता है। तो ये जितना मैंने बात बताया, ये राज्यपाल की वो शक्ति है कि इस प्रकार की शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 163 और 74 को जो समानार्थी के रूप में, इक्विवेलेंट के रूप में जो लोग मानते हैं, वो गलत है। 74 पूरी तरीके से एक ऐसे हेड ऑफ द स्टेट का प्रोविजंस करता है जिसके पास बहुत कम शक्ति है। अगर बहुमत नहीं हो किसी दल का, तब वहां पर सिर्फ उसको विवेकाधिकार मिलता है, लेकिन स्टेट में गवर्नर को एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि उसको जो है विवेकाधिकार मिलता है। तो ये जो
डिस्क्रिशनरी जो पावर है, विवेकाधिकार अधिकार है, यही अधिकार क्या करता है, मोर पावरफुल बनाता है किसको, गवर्नर को प्रेसिडेंट से। क्लियर हो गया? बिल्कुल मैथमेटिकल समझे आप बात को। और इसका दूसरा प्रोविजंस है, वो परामर्श के अनुसार ये काम करेगा, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देगा उसके अनुसार काम करेगा। तो इस तरह का दोहरा रूप हम लोगों को प्रेसिडेंट्स के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से राज्यों का राज्यपाल, कार्य के क्षेत्र में, वर्क के क्षेत्र में। अब बात समझ में आ गई? मिटाएं इसको, हैं? हाँ, अरे भैया, ये जो है ना, यहां आपको एरो दिया ना, ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। कैसे है बताइए, कहां पर? कहीं पर सेवा मतलब वो जब एब्सोल्यूट किसी दल को बहुमत नहीं है तो सिर्फ वहीं पर है, तो ऐसा अवसर बहुत कम आता है, और वो यहां भी इसको है। लेकिन इसके अलावा जो है, इसको और भी तो पावर है। और ये सारी की सारी बातें जो आर्टिकल आप पढ़िएगा तो उसमें लिखी हुई है। हम इसको एलोबरेट इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं देखते हैं, जबकि असल पढ़ाई जो है यही सब है कि जो जिनमिन कहा जा रहा है उसको ही कीजिए। ठीक है? तो अब बढ़े आगे हैं? किनके पास? निलंबकारी वीटो है, डिले वीटो है सिर्फ, और क्या है? वीटो पावर ऐसा थोड़ी है कि मतलब वीटो पावर की अगर बात कीजिए तो उनके पास सिर्फ डिले वीटो है, वो भी किसके कंटेक्स्ट में? तो जो जनरल बिल होगा उसके कंटेक्स्ट में। और इसके पास जो, अगर उससे वीटो पावर का तुलना कीजिए तो इसके पास एब्सोल्यूट वीटो है। कैसे? ये राष्ट्रपति को भेज दिया और राष्ट्रपति कोई कंसीडर कर ही नहीं रहा है, तब तो वो बिल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी एक प्रकार से टोटली वीटो पावर का इस्तेमाल गवर्नर इनडायरेक्टली कहिए तो कर रहा है। क्या चीज? कौन सा विधेयक को? यहां पर संविधान मौन है, जो राष्ट्रपति वाली हम बात बोल रहे हैं वो आया है जजमेंट, जो माने राज्य सरकार भेजे हुए है गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वैसे विधेयक को बोला है कि 3 महीने के अंदर आपके पास कुछ भी जाए वो लौटा दीजिए। बाकी अगर वो कंसीडर के लिए रख लेगा, राष्ट्रपति कंसीडर के लिए, तो दूसरा विधेयक हो जाएगा, वो उस टाइप का नहीं विधेयक रहेगा। नहीं समझ रहे हैं बात? उसके पास जो गया तो उसकी 2 कैटेगराइजेशन करेगा, 2 वर्गीकरण करेगा। एक कि उसी को विचार करना है, दूसरा ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति को विचार करना है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 3 महीने वाला, वो उस पर लागू हो रहा है जो उसी को विचार करना है, कि आपको जो विचार करना है वो साइन करके लौटा दीजिए 3 महीने में। लेकिन जो राष्ट्रपति वाला मामला है वहां पर तो संविधान मौन है। राष्ट्रपति भेज दिया तो ठीक है, अगर रख लिया अपने पास तो फिर विधानसभा को दोबारा पास करने का भी अधिकार नहीं है। ये तो दूसरी बात आप बोल रहे हैं, 143 के तहत, तो उसको इसमें कहे के लिए मिला रहे हैं? वो परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की है। आप जहां जो टॉपिक है उस पर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए ना, केंद्रित कीजिए। वो तो उसको इसमें शामिल करना ही बेवकूफी है, उसका इससे कोई लिंक नहीं बनता है। हाँ, नहीं तो वो दूसरी चीज है। देखिए, उसका जवाब मेरे पास ये है कि क्षमादान की शक्ति है तो एब्सोल्यूट उसके पास थोड़ी है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करेगा तब है। बात समझिए,
यहां वो सब पावर इसके पास नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका ओन पावर है। और इस तरह का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जैसे किसी को उसको क्षमा करना होगा तो जो लॉ मिनिस्ट्री है वो लॉ मिनिस्ट्री के यहाँ फाइल जाएगा और वहां से रिकमेंड होकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आएगा और जब आएगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट का वर्क है वो उसके तहत है। यहाँ जो डिस्क्रेशनरी राइट्स जो उसको दिया गया है, पावर जो दिया गया है गवर्नर को, इस तरह का विवेकाधिकार उसको नहीं है। यहाँ पर ये बात है। तो आप इसमें बहस कर सकते हैं, दिखाइए एक आध। सिर्फ जब मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं हो या दल नहीं हो उसको छोड़ कर करके, तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा संविधान छान मारिए आप समझ में आई? किसके पावर को? ये कौन सा टॉपिक क्या है? तो 93 का जजमेंट है इंदिरा साहनी का, तो उसको इसमें काहे ला घुसा रहे हो? वो दूसरा मैटर है। हम यहाँ गवर्नर और प्रेसिडेंट का किसी एक विशेष कंटेक्स्ट में तुलना कर रहे हैं कि उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उस एग्जीक्यूटिव पावर में एक जगह पर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, एक जगह पर गवर्नर बैठा हुआ है। तो गवर्नर के बारे में एकदम कंसेप्ट है कि रबर स्टैंप है, कुछ उसके पास अपनी पावर नहीं है। ये हम साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 163 को गौर से पढ़ने की जरूरत है। अगर पढ़िएगा तो समझ में ये आएगा आपको कि शासन के हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हैसियत से जो राष्ट्रपति के तुलना में राज्यपाल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। और कैसे कि उसको डिस्क्रेशनरी पावर दिया गया है बहुत सारा, जो प्रेसिडेंट्स को नहीं दिया गया है। बस यही सिंपल सी बात है। तो हमने इसको एलोबरेट किया है, और तो कोई बात है नहीं। अब उसमें आप 143 घुसा दीजिएगा, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो यहाँ पर ही ना युक्ति युक्त है, एप्रोप्रिएट है। वो जहां पर है वहां पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर जिस चीज को प्रूफ करना तो प्रूफ हो चुका, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो अनुच्छेद आर्टिकल 164 का क्लाउज 1 कहता है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी वो गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सिर्फ इतना ही बात है, और आगे पीछे कोई भी सेंटेंस नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि आपको भी बना देगा गवर्नर मुख्यमंत्री? अगर सवाल, देखिए सवाल सवाल होता है, सवाल सवाल होता है। अगर ये बोला जाए कि आपको भी, सवाल आएगा यूपीएससी में कि आपको भी क्या गवर्नर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री, अगर आप 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हो, सॉरी 25 साल की उम्र पूरी कर चुके हो और भारत के नागरिक हो, दिवालिया या ये सब चीज नहीं हो, तो क्या आपको भी जो है राज्यपाल संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बना देगा? हाँ ना, कहा नहीं जा सकता। अपना विचार सुरक्षित है। आप विचारों में से क्या ऑप्शन दीजिएगा? सोच समझ करके बोलिए। देखिए पढ़िए गुलाम बनकर के नहीं, पढ़िए स्वतंत्र बनके कि आपकी अपनी विचारधारा हो।
इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे आप? हैं? भैया ये तो पूरा आप गलत बात बोल दिए। जब मुख्यमंत्री शपथ लेगा तभी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करेगा, उसके पहले नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं है। यहां हुआ कि इलेक्शंस हुआ। अब ये 164 के क्लॉज 1 सिर्फ इतना कह रहा है, आप बेयर बुक खोल करके देख लीजिए कि इज अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, आप लोग का नाम नहीं जानते हैं, हमको पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है, हम नाम पूछ करके सवाल करते हैं, लेकिन इत्तेफाक कहिए कि किसी का नाम ही नहीं जानते हैं। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप सारी योग्यता पूरी कर रहे हैं, जो एक विधायक बनने की योग्यता है आपके पास है, और वैसे स्थिति में इस प्रोविजन के तहत क्या राज्यपाल को अधिकार है कि आपको मुख्यमंत्री बना दे? अब आप सही बोले, हाँ जवाब होगा इसका। तो डर क्यों रहे थे? और उसके बाद 2 शर्त होगी, सिर्फ एक शर्त नहीं है सर। पहला शर्त कि आप विधानसभा में 1 महीने के अंदर बहुमत साबित कीजिए। अगर बहुमत साबित आप कर देते हैं तब विदिन 6 मंथ आप किसी भी हाउस के मेंबर बनिए, तभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम ये प्रश्न इसलिए किया कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत तरलता है, रिजिडिटी नहीं है। और तरलता इसलिए है कि जनता का शासन है, तो जनता के शासन में अगर परिवर्तनशीलता नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री बनने की जो ये व्यवस्था है वो बहुत टाइटफुल नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हम बात बोले वो संवैधानिक रूप से तो संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। गवर्नर ऐसा करेगा नहीं कि आपको बुलाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके साथ सम ट्रेडिशंस जुड़े हुए हैं। संवैधानिक प्रोविजंस तो नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं। कुछ क्या है? परंपराएं हैं, और इन परंपराओं का पालन करना राज्यपाल के लिए जरूरी है। परंपराएं जो संविधान के 2 रूप होते हैं, एक उसके प्रोविजंस यानी एक उसके प्रावधान, और दूसरा उस प्रावधान से जुड़ी हुई परंपराएं, ट्रेडिशंस। ये भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक विशेषता है कि सारी चीजें प्रावधानों से नहीं चलाया जाता है, कुछ चीजें परंपराओं से भी चलाया जाता है। तो यहां पर प्रावधान है कि अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, लेकिन गवर्नर कुछ ट्रेडिशंस का पालन करेगा, कुछ परंपराओं का पालन करेगा। क्या? ही मस्ट बी लीडर ऑफ majority party or the coalition party। परंपरा क्या है कि वो उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, या बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है तो कोaliशंस
बना कर करके वो उस कॉलिशंस का, यानी कॉलिशंस में बहुत सारे दल होंगे, जैसे अभी बिहार में जो है वो जदयू, भाजपा और रामविलास पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सब मिली है तब बहुमत में आया है। तो नीतीश कुमार सिर्फ अपने दल का नेता नहीं है, अपने दल के नेता के साथ साथ इस कॉलिशंस का भी नेता है। कॉलिशंस ने चुना, उसका बैठक होती है, प्रोसीडिंग चलता है, साइन होता है सबका कि हाँ हमारे लीडर ये हैं, और उसको गवर्नर को दिया जाता है और तब गवर्नर ओथ दिलाता है। बात समझ में आई? तो इस ट्रेडिशंस के वजह से आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप किसी बहुमत प्राप्त दल के नेता नहीं। और राज्यपाल को ट्रेडिशंस का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो वो अपने शपथ के अनुरूप काम नहीं करेगा, उसको फिर पद से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के गरिमा को रखने की शपथ ली है, निष्पक्षता की शपथ ली है, देश की एकता और अखंडता और शांति का शपथ लिया है। तो शपथ बहुत बड़ी चीज होता है, ओथ बहुत बड़ी चीज होता है, और ओथ ही नहीं, प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन किया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, वास्तव में ऐसा करेंगे। तो उस ग्राउंड पे उसे अपने पद से हटना पड़ेगा, ये हटाया जा सकता है। तो ये ट्रेडिशंस कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और थोड़ा सा पढ़ा ले दीजिए इसमें। अगर ऐसा हो कि बहुमत की बात आए, यानी मेजोरिटी की बात आए, तो इसमें संविधान मौन है कि कब, क्या ओथ दिलाने से पहले या ओथ दिलाने के बाद, तो मेजोरिटी कब प्रूफ करेगा, यानी साबित की मैं बात बोल रहा हूं, प्रूफ करने की बात बोल रहा हूं। तो इसमें भी संविधान मौन है, और इसके लिए भी परंपरा है, यानी ट्रेडिशंस है। और ट्रेडिशंस क्या है साहब? तो शपथ के एक माह के अंदर, और अगर वो शपथ के एक माह के अंदर वो नहीं अपना बहुमत साबित करता है, बहुमत नहीं साबित करने के दो पक्ष है। एक की बजाते तौर पे उसने विधानसभा को बुलवाया हो और वहां बहुमत साबित करने की कोशिश की और नहीं कर पाया, तब तो उसको सत्ता से फौरन हट जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि राज्यपाल कह रहा है कि आप बहुमत साबित कीजिए, और वो सेशन बुला ही नहीं रहा है। सेशन बुलाता है राज्यपाल, लेकिन वो तभी बुलाएगा जब मुख्यमंत्री कहेगा। ये भी एक बहुत नजाकत है। बात समझ में आ रही है? और ये नहीं बुला रहा है, तब ऐसे सरकमस्टांसेस में, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को अधिकार है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, डिसमिस कर दे। तो ये पूरा का पूरा बात किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए अगला जो है, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, है? देखिए, इस टॉपिक को समझना है तो इसके लिए एक वर्ड है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या चीज? तो देश को अकॉर्डिंग टू लॉ चलाना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम नहीं करना,
अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण किया जाता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संविधान के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो संविधान के बाहर होती हैं लेकिन संविधान के अनुरूप रहती हैं। तो जो बातें संविधान के बाहर होती हों लेकिन संविधान के अनुरूप हैं, उस भाग को भी संवैधानिक भाग ही माना जाता है और वही भाग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस कहलाता है, परंपरा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे आपको तो आप समझ जाइएगा। ब्रिटेन के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वहां का जो किंग होगा वो संवैधानिक प्रधान होगा, लेकिन वहां का किंग संवैधानिक प्रधान है कि नहीं? तो कैसे बन गया? क्योंकि एक समय था 1688 से पहले कि एक्चुअली में वो कॉन्स्टिट्यूशनल्स और रियल दोनों हेड था और बाद में चल करके अपने रियल हेडशिप को धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफर करता गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और एक समय ऐसा आया कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रह गया और रियल हेड कौन बन गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से ब्रिटेन का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हेड ऑफ द स्टेट का जो निर्माण हो रहा है वो परंपरा से ही ना हो रहा है, बजाते तो लिखा नहीं गया। चलिए और आइए, जब आप बात छेड़ दिए हैं तो अच्छे से छेड़िए। हम अपने कंट्री में भारतीय संविधान में कहीं पर बहुत खूबसूरत बात बोलने जा रहे हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन से पहले कैबिनेट शब्द नहीं था। 44वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 74 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया कि कैबिनेट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। उसके पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट शब्द नहीं था, 1977 से पहले। तो 1947 या 51 के बाद और 77 के बीच में भारत का शासन कैबिनेट ही न चला रही थी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर था। तो ना उल्लेख रहते हुए भी कैबिनेट कैसे शासन चला रही थी? तो ऐसे चला रही थी कि संसदीय शासन व्यवस्था का विशेषता कुछ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि निर्णय लेने वाली संस्था कैबिनेट होगी। चूंकि ब्रिटिश सम्राट ने उसको डेवलप किया था, वहां से अडॉप्ट किया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो कैबिनेट सिस्टम भी जो है वो 77 से पहले परंपराओं के आधार पर ही चला। और एग्जाम्पल देते हैं आपको कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से आप पढ़ लीजिए, जब तक अनुसूची 10 नहीं जोड़ा गया था, तब तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राजनीतिक दल का वर्णन नहीं। जबकि वास्तविकता क्या है कि राजनीतिक दल ही देश चलाता है। जो देश चला रहा है उसका संविधान में वर्णन ही नहीं है। वर्णन था तो सिर्फ बहुमत प्राप्त दल शब्द का, मेजॉरिटी पार्टी, कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं था। तो क्या वर्ड नहीं था तो पॉलिटिकल पार्टी भारत में नहीं थी? और वो एक परंपरा के तहत विकसित हुई। बहुत सारे दलों में द्विदलीय पद्धति है, हमारे यहां बहुदलीय पद्धति है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टी पार्टी सिस्टम का वर्णन है?
तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज ट्रेडिशन से चलती है, परंपराओं से चलती है, और संसदीय शासन व्यवस्था में ये परंपराएं विकसित हो जाती है। अब आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? और इसी को संविधानवाद बोलते हैं। हाँ, देखिए जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ने से भी ऐसा नहीं कि देश नहीं चल रहा है, कोई बाध्यता नहीं। एक होता है बात ऐसा, आपको इस जोड़ने वाले पर फिर एक एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता सब हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता सब हटा दिया गया, जैसे शामिल किया गया था वैसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती का जजमेंट है कि अमेंडेबल है। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का ना मामला है, बाकी अमेंडेबल है तो हटा दिया जाएगा। तो क्या उस शब्द को हटा देने से जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा? काहे नहीं खत्म होगा? सेकुलर स्ट्रक्चर के लिए एक जगह प्रोविजन नहीं है, बहुत जगहों पे प्रोविजन है, और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप पूरा संविधान ही फिर चेंज कर दीजिए, पूरा शासन व्यवस्था ही चेंज कर दीजिए, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि हर देश के लिए जो शासन व्यवस्था डेवलप होता है वो उसके परिवेश के अनुसार डेवलप होता है, उसके सरकमस्टांसेस के अनुसार डेवलप होता है। ब्रिटेन हम पर शासन करता था, इसलिए ब्रिटेन के शासन करने की वजह से यहाँ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हो गई, कहना गलत होगा। बल्कि वास्तविक बात यह था कि यहाँ की जो डाइवर्सिटी थी, यहाँ की जो विविधता थी, उसका समाधान केवल और केवल पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही हो सकता था। अगर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोग अडॉप्ट कर लेते तो फिर देश टुकड़े टुकड़े हो जाता, क्योंकि सारी की आकांक्षाएं उस शासन व्यवस्था में पूरी नहीं होती है। और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट सभी की आकांक्षाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि सभी का प्रतिनिधित्व वहां रहता है। और राष्ट्रपति तो होगा एक, माने जिसको मेजोरिटी मिल गई वो राष्ट्रपति बन गया, तो बाकी जो माइनॉरिटी में चला गया यानी 49% लोग, उसका तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? वो लोग अपना राष्ट्रपति उसको नहीं मानेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहां तो हर क्षेत्र का एमपी वहां जाता है और चुनता है। और मान लिया जाए मेजोरिटी का वो प्राइम मिनिस्टर है भी, तो जो अपोजिशन पार्टी का व्यक्ति लीडर है वो अल्पमत वाले लोगों के मसले को उठाता है, तो बैलेंस बना रहता है यहाँ। तो इसीलिए इस मिट्टी के अनुरूप पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का इसलिए डेवलपमेंट हुआ। इसलिए नहीं डेवलपमेंट हुआ कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट था, उसने हम पर हुकूमत किया और वो उसने डेवलप कर दिया, ऐसी बात नहीं। और कोई क्वेश्चन? तो आप सेटिस्फाइड हो गए? तो अब दूसरा है oath and affirmations, यानी शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ और प्रतिज्ञान में पहले डिफरेंस समझ लीजिए, आमतौर पे ऐसे ही चले जाते हैं। शपथ होता है कि हम आपके कहने पर कसम खा ले रहे हैं। शपथ का मतलब यह आपके कहने पर हम कह दे रहे हैं, कसम खा ले रहे हैं। और अफर्मेशंस का मतलब होता है कि आपके कहे हुए बात को हम दिल से स्वीकार करते हैं। इसीलिए जब भी ये ओथ की बात आएगी तो उसके साथ अफर्मेशन की बात आएगी।
खाली ओथ की बात नहीं आती है। तो इसको ओथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट, ऐसा नहीं कि दूसरा हाई कोर्ट का के दिलवा देगा। और अगर ये एब्सेंट हो तो, अगर ये किसी भी कारण से एब्सेंट हो तो इसके एब्सेंट की स्थिति में सीनियर जज ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट ठीक है? हाँ? अरे सॉरी, बहुत बहुत ये हो गया। हाँ ठीक है, ना ना ना, गलती हो जाता है। ये पूरा का पूरा मेरे दिमाग में गवर्नर घुसा हुआ था, ठीक है? तो इसका कौन दिलाएगा भाई? तो गवर्नर, सिंपल सी बात। हम यहाँ पर जो है लिखे हैं, और ये बात है, समझ रहे हैं कि हम नहीं गवर्नर को पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नर को तो वो दिलाता ही है चीफ जस्टिस, तो वो दिमाग में रन कर गया, हम भूल गए कि हम चीफ मिनिस्टर जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि चीफ गवर्नर जो है वो, और गवर्नर का पद रिक्त रहेगा नहीं। अगर कोई आकस्मिक हो गया तो दूसरा स्टेट के गवर्नर को पावर दे दिया जाता है, या फिर दूसरे को बना करके भेजा जाता है। यहाँ डिप्टी गवर्नर का कोई प्रोविजंस नहीं, जैसे उपराष्ट्रपति का वहाँ था, वहाँ यहाँ उपराज्यपाल का कहीं प्रोविजंस नहीं। अब देखिए कि जहाँ तक अच्छे, हाँ सबसे बड़ी बात है इसमें, महत्वपूर्ण बात एक भूल रहे हैं कि ये जो ओथ लेता है वो किसका ओथ लेता है? ये जानते हैं? ये ओथ किस पद का लेता है? बोलिए तो। ये ओथ चीफ मिनिस्टर का नहीं लेता है, ये ओथ किस चीज का लेगा? तो मिनिस्टर्स का। अभी थोड़ी देर बताएं कि मिनिस्टर के कितने रूप होते हैं, तो सिर्फ मिनिस्टर्स का देना का मतलब है कि वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर्स है। अब इसी से रिलेटेड बात याद आ गई तो कैसे? तो इसी से रिलेटेड एक चीज ये है कि इसकी सैलरी और अलाउंस का क्या मामला है? तो सैलरी और अलाउंस जो फिक्स करेगा वो विधानसभा करेगा, और विधानसभा जो फिक्स करता है सैलरी, वो जो मिनिस्टर्स का फिक्स करता है उसी का सैलरी ये लेगा। लेकिन इसका क्या है कि इसका प्लस क्या है कि इसका जो अलाउंस होगा वो मिनिस्टर्स के तुलना में ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि किराया रहित मकान जो मिनिस्टर लोग को मिलेगा तो उससे टॉप क्लास का बंगला रहेगा, इसके लिए अलग कार्यालय रहेगा और सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो ये दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। अब आइए इसका लास्ट टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो है पावर एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन यानी क्या काम है। तो इसका पावर और फंक्शंस सारा का सारा ट्रेडिशन पर है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो उसको कुछ शीर्षकों के अंतर्गत देखा जाए। जैसे पहला कि चीफ मिनिस्टर
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस कंटेक्स्ट में इसका क्या पावर है? तो सबसे बड़ी बात है कि ये मंत्री परिषद का निर्माता है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके रिकमेंडेशन पर ही गवर्नर मंत्रियों को नियुक्त करता है। दूसरा, कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये तय चीफ मिनिस्टर करेगा, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मंत्री परिषद का को निर्देशित करता है, यानी डायरेक्शन देता है, जिसको जिसको मंत्रालय दिए हुए हैं, अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उसको गाइड करेगा कि आप अमुक अमुक काम कीजिए। और इसको ये भी इस कंटेक्स्ट में पावर है कि किसी फिक्स फाइल को अपने पास मंगा ले किसी डिपार्टमेंट का देखने के लिए। और अगला जो इसको पावर है कि मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है वो। तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सरकारी निर्णय होगा वो इसी में लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि मंत्री परिषद को भंग करने का निवेदन राज्यपाल से कर सकता है, और जब ये निवेदन कर देगा तो राज्यपाल को मंत्री परिषद भंग कर सकता है। और अंत में कि किसी विशेष मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। राज्यपाल को कहेगा कि इसको हटा दीजिए तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देगा। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी मंत्री रहता है वो मुख्यमंत्री के आंख के इशारों पर चलता है। अगर वो आंख फेर लिया, इशारा कर दिया कि चले जाओ, तो उसकी इज्जत इसी में बनी रहती है कि रिजाइन कर देता है। नहीं तो सेकंड डे जो है समाचार पत्र में सुनिएगा कि उसको बर्खास्त कर दिया गया, तो रुके रहने से कोई लाभ नहीं और इज्जत खत्म हो जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंटेक्स्ट में मुख्यमंत्री का ये स्पेशल पावर है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, तो जितना भी गवर्नर काम करता है, जैसे सदन का सत्र बुलाना यानी सम्मन ऑफ द सेशन, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशंस ऑफ द सेशन, और सदन भंग करना, ये सारे चीज का अनुशंसा जो करता है, रिकमेंडेशन करता है, वो मुख्यमंत्री करता है। तब राज्यपाल जो है वो ऑर्डर निकालता है। सत्र बोलते हैं ना कि सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है या भंग करता है, तो ये सारा अधिकार किसका है? राज्यपाल का है। लेकिन 163 के तहत ये सारा काम राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से नहीं करेगा जब तक मुख्यमंत्री का लेटर नहीं जाएगा।
और ये जो भंग करने वाला सदन भंग करने का है, ये ऐसा एब्सोल्यूट पावर उसके पास है कि इससे सब कोई डरता है, विरोधी दल भी डरती है। कोई भी चीफ मिनिस्टर है, जिस समय चाहेगा इलेक्शन करवा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको एहसास हो जाए कि विरोधी दल बहुत तंग कर रही है और हमको शासन करने नहीं दे रहा, मेरे पास उतना बहुमत नहीं है, तो वो क्या करेगा? और देख रहा कि पब्लिक मेरे पक्ष में है, तो भंग करवा के इलेक्शन करवा देगा और फुल मेजोरिटी में आएगा। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी 67 में इलेक्शन हुआ था, तो होना चाहिए था 72 में। उन्होंने एक साल पहले ही जो है वो लोकसभा भंग करवा दिया। क्यों? क्योंकि एहसास हो गया था कि जनता हमारे पक्ष में है और अब इलेक्शन होगा तो हम थंपिंग मेजोरिटी में आएंगे, और वही हुआ। तो ये बहुत एब्सोल्यूट पावर चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। इसके अलावा वो आर्टिकल 177 के तहत राज्यपाल को सूचना देता है। अब ये जो सूचना देने का मामला है, इसके 3 रूप हैं। एक के लेजिस्लेटिव मामले में या एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में कोई भी काम सरकार कर रही है तो मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि उन बातों को राज्यपाल को जाकर के बताए। एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि राज्यपाल को भी अधिकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन से संबंधित कोई मुद्दा हो तो उसकी जानकारी वो मुख्यमंत्री से ले। तो इस तरीके से जानकारी लेने और देने, ये दोनों की संवैधानिक बाध्यता है। और ये जो पावर है, ये भी इसको प्रेसिडेंट से अलग करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। इसके पास ये पावर है, और ऐसा इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे। फिर एक तीसरा पावर भी है 177 के तहत कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मंत्री जो है वो निर्णय ले लेता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं रखता है। तो ये प्रशासन के प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है, गवर्नमेंट के काम करने के प्रोसेस के खिलाफ है। तो जब ऐसा होता है तो राज्यपाल कहता है उस मंत्री को कि आप निर्णय लिए हैं, जरूरी था आपको लेना, सही किया, लेकिन अब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास करवाइए। और अगर वो उसकी बात को नहीं मानता है तो इसका मतलब होगा कि उसको डिसमिस करने का अधिकार। क्लियर? इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी काम जो गवर्नर कर रहा है, वो सब बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं इनके अलावा भी, जैसे कि जो नीति आयोग है, वो नीति आयोग में ये प्रतिनिधित्व करता है अपने राज्य का। पहले योजना आयोग था। इसके अलावा एक और कमेटी बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस, यानी सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जो जीएसटी काउंसिल है, इस जीएसटी काउंसिल में भी वो मेंबर होता है, रोटेशंस के हिसाब से उपाध्यक्ष भी बनता है। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, जो अंतरराज्यीय परिषद होता है, तो उस अंतरराज्यीय परिषद में भी मुख्यमंत्री अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्पोक्स पर्सन होता है किसका? स्टेट का। जैसे प्रवक्ता सुने ना, किसी दल का प्रवक्ता, तो स्टेट का प्रवक्ता चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि उस स्टेट में कोई भी घटना घटेगी
उसके बारे में क्लियर कट आइडिया जनता को कोई देने वाला होगा तो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसी के पास पूरी जानकारी होती है। सरकार का मुखिया होता है, तो जो हायरार्की है गवर्नमेंट चलाने की, उसमें नियम यह है कि नीचे वाला कोई घटना घटा तो सूचना को आगे अग्रसारित यानी फॉरवर्डेड करता चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रात का समय है, गांव में चोरी हो गई, तो उसी समय इमीडिएट एसपी साहब को कैसे पता चल जाता है? एसपी साहब वहां गए थे क्या? लेकिन सबसे पहले जो आइए अगर नहीं पता चला, नहीं बताया गया, तो ये इरेगुलरिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, और जिसने नहीं बताया उसको दंडित किया जाएगा। तो वो चौकीदार जो गांव का है वो क्या करेगा? वो थाना में आकर के बोलेगा। थाना क्या करेगा? हायरार्की है, वो इंस्पेक्टर को बोलेगा, इंस्पेक्टर डीएसपी को बोलेगा। माने सबको सूचना जो जाएगा वो थ्रो चैनल जाएगा। ऐसा नहीं कि थानेदार डायरेक्ट एसपी को बोल देगा, ये चैनल की उपेक्षा करना हुआ, तो ये भी प्रोसेस के खिलाफ है। और अंततः जो है वो रिपोर्ट जो ऊंचा अधिकारी होगा वो चल जाएगा, और अंत में कहां पहुंच जाएगा? तो डीजीपी के पास। तो इसलिए सारी जानकारी उसको रहती है। और डीजीपी किसको बतावेगा? तो मुख्यमंत्री को। ऐसा ऐसा समाचार आया है। इसलिए पूरी की पूरी जानकारी अगर राज्य में एक छोटी सी भी घटना के लिए होती है तो वो जो है मुख्यमंत्री के पास होता है। इसीलिए किसी समस्या पर लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है उस पर, और मुख्यमंत्री के बोलने का मतलब क्या है? कि सरकार उस पर काम कर रही है, और नहीं तो उसका जो इलेक्शन आएगा तो उसमें उसको सजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सब पावर एंड फंक्शंस है। अब इसके साथ जुड़ी हुई बात थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसमें भी एक चीज आपको जानना है जो जान लीजिए। तो जहां तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद हम नाम लेते हैं, तो ये एक प्रकार का मंत्री का समूह नहीं है, बल्कि ये बहुत तरह के मंत्रियों का समूह है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक छोटा समूह भी होता है, और इसके बाद एक दूसरा समूह होता है, और इसके बाद एक तीसरा समूह होता है। ठीक है? और कभी कभी लोग कहते हैं कि एक चौथा समूह भी होता है। अब कहां पर कौन होता है? जो सबसे अंदर होता है, जिसकी संख्या कम होती है, उसको बोलते हैं मंत्री, यानी मिनिस्टर। ठीक है? उसके बाद होता है ये बीच वाला जो बता रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार का राजमंत्री। स्वतंत्र प्रभार का राजमंत्री। स्टेट मिनिस्टर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज ये वाला में जो होता है वो होता है राजमंत्री, यानी स्टेट मिनिस्टर। और इस वाले में जो होता है उसको बोलते हैं
उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो मंत्री आप शब्द देख रहे हैं, ये वाला इसी को कैबिनेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। और इसमें स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री होगा, अगर विचार उसके डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उसको भी बुला लिया जाएगा। दूसरी बात यह कि स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री अगर है तो इसका मतलब है कि उसका कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा। बात समझ में आई? तभी स्वतंत्र प्रभार दिया गया। और जो यहां राज्य मंत्री उप मंत्री है तो ये मंत्री का सहयोग करेगा। अब मंत्री का सहयोग का मतलब क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है ना, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रभाग होते हैं, सब ऑफिस होते हैं। तो एक प्रभाग या दो प्रभाग इसको दे देगा कि आप इसको देखिए, मेरा बोझ कम कीजिए। और डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होता है? ये राज्य मंत्री का सहयोग करता है। इसको क्या तो राज्य मंत्री कोई काम दे देगा। तो इस तरीके से असल जो सरकार चलाता है वो कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर होता है वही। बाकी चाहे राज्य मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर हो या डिप्टी मिनिस्टर्स हो, ये सभी के सभी उसको असिस्ट करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और इन सभी को मिलाकर के ही हम मंत्री परिषद बोलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं तो उसमें कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स ये भी शामिल हो गया, जो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री है वो भी शामिल है, जो राज्य मंत्री है वो भी शामिल है, जो उप मंत्री है वो भी शामिल है। उप मंत्री से भी नीचे एक पद होता है, उसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं? बोलिए तो। जो आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता है। कभी कभी जनता पार्टी की सरकार में ये पद देखने को मिला था। यहाँ के जो राजेश कुमार हैं थे, अब तो नहीं रहे वो, उनका बेटा सर्वजीत जो बोधगया का विधायक है, उनके पापा जो थे वो उस पद को धारण करने वाले थे, जो उप मंत्री से भी, डिप्टी मिनिस्टर से भी नीचे होता है। बोलिए तो क्या पद होगा? उसको बोलते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, जिसका इंग्लिश होगा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसका काम क्या है कि जो मंत्रालय है उसको सदन में रिप्रेजेंट करना। कोई अगर डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की कुछ सदन में आवश्यकता है सहायता करने की, असिस्ट करने की, तो ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है उसको असिस्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा कि मंत्री से सवाल किया गया, जिसके पास डिपार्टमेंट है जिस मंत्री से, और एक बैक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसके जगह पर आकर के जवाब दे देगा। बात समझ? छोटा मोटा काम जो होता है वो, कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में दौरा करना है, मंत्री को वेरिफिकेशंस करने का भी पावर है कि वो योजनाओं को या किसी ऑफिस का जो उसका ऑफिस है उसको जाके वेरीफाइड करे। उसको फुर्सत नहीं है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बोल दिया कि जाइए आप जाकर के देख लीजिए, तो वो एज ए मिनिस्टर ही देखेगा वहां। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हमेशा इसका नाम आप नहीं सुनते होंगे। लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात बोलते हैं तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव भी
शामिल है और वो सबसे अंतिम पायदान पे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चपरासी की भूमिका निभाता है। बात समझ में आई? तो ये हुआ साहब चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा लेखा जोखा। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।